ओके, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग जियो से, ठीक है। पूरा जियो से हम लोग देखेंगे एक एक चीज, जियो का पूरा थ्योरी, पूरा जितना भी PYQ आया वो देख लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक रहेगा हमारा, बेसिक ऑफ जियो और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। देखो, ओके, जियो क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। क्या है ऑर्गेनिक रिएक्शन? ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, उसी को ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहला चेक क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो ये क्या है, ए और बी साथ में है, क्या है, ए और बी साथ में है, और एक्स और वाई साथ में है, ठीक है। दोनों क्या कहलाएगा, ए बी और एक्स वाई रिएक्टेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मिला के रिएक्टेंट, ठीक है। ओके, क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा। देखो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड टूट रहा, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड फिशन, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये ए किससे मिलेगा, एक्स से मिल जाएगा, और ये बी वाई से मिल जाएगा। मतलब बॉन्ड टूटा, ए अलग हो गया और एक्स अलग हो गया, ए और एक्स साथ में आ गया, देखो नया बॉन्ड बन गया ना नया बॉन्ड ए और एक्स के बीच में। फिर क्या, फिर हमारा बी और वाई दोनों साथ में आ गया, बी और वाई साथ में आ गया तो नया बॉन्ड बन गया। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट में हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हो गया हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब है न्यू ओल्ड बॉन्ड ब्रेक और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब प्रोडक्ट बन रहा, ठीक है। अब देखो ओके, होता क्या क्या है ध्यान से देखना, रिएक्टेंट, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, दोनों क्या कहलाए रिएक्टेंट। ओके, अब देखो दो चीज और पढ़ेंगे, एक होगा सबस्ट्रेट और एक होगा रीएजेंट, ठीक है। रिएक्टेंट हमें पता है ए और बी और एक्स और वाई दोनों क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में देखो। सबस्ट्रेट का पहला डिफिनेशन क्या लिखा है, a species on which reagent attack to form compound is called substrate। देखो क्या है, एक ऐसा स्पेसीज जिस पे रिएजेंट अटैक करेगा और कंपाउंड बनाएगा। मतलब मान लो ए एक सबस्ट्रेट है और सी हमारा एक रिएजेंट है, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, AC, ठीक है। क्या बन गया, कंपाउंड। मतलब a species on which reagent attack to form compound is called substrate। A हो गया यहाँ पे सबस्ट्रेट और C क्या हो गया हमारा यहाँ पे रिएजेंट, ठीक है। ओके, जो सबस्ट्रेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होगा, ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब रिएजेंट पे चलते हैं, ठीक है। देखो स्पेसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट कॉल्ड रिएजेंट, अभी बताएं, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा वो रिएजेंट होगा। तो रिएजेंट क्या हो सकता है, मे बी ऑर्गेनिक और मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हमारा रिएजेंट है ऑर्गेनिक भी हो सकता है और क्या है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब हम लोग रिएजेंट पे चलते हैं, ठीक है। रिएजेंट में पहला आता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का सारा चीज देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसमें सारा कुछ जितना भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, ठीक है। पहला चीज, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होता है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन लवर मतलब क्या, वो जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे जाने की कोशिश करेगा ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लवर होगा, जिस स्पेसिस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसके पास जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रोफाइल हो गया इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। और क्या, निगेटिव चार्ज लवर, मतलब जिस स्पेसिस का निगेटिव चार्ज रहेगा उसके पास जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। स्पेसिस हैविंग पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट और वाइटल, देखो अगर मान लो निगेटिव चार्ज के पास जाने की कोशिश कर रहा तो जो स्पेसिस है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्या, इसके पास
ऑर्बिटल जो है ना वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो अगर क्या है आप उसके पास जा रहे हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास ऑर्बिटल खाली होना चाहिए तभी ना जाएगा। तो ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट होता है तो उसके पास जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑर्बिटल को फिल कर लेता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज के पास जा रहा तो क्या होगा, खुद अपने आप को पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ओके, और क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट देखो अगर आप उसके पास जा रहे हैं जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। ये हो गया देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आगे देखो इलेक्ट्रोफाइल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड लुईस एसिड। देखो जी जो वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड बोलेंगे। एग्जांपल देख लो, देखो पॉजिटिव चार्ज वाले सारे क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल, देखो सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस सी प्लस बी आर प्लस SO3 H प्लस NO प्लस R प्लस CH2 प्लस। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देखो ये क्या है BF3 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, LCl3 ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, SO2 ये सब क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्या सबको याद करना है, नहीं कुछ याद कर लो। ठीक है, बेसिक देखो कुछ याद कर लो, जैसे कि H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। देखो प्लस चार्ज रहेगा ऐसे याद रखो, जिस पे प्लस चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और क्या लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देखो BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये हमको पहले से पता होता है, LCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये पहले से पता होता है, SO2 और SO3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये ध्यान रखना। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ रीड जब करेंगे, रिवाइज जब करेंगे तो एक बार रीड जरूर करेंगे तो ध्यान में रहेगा कि हाँ कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस का लवर होगा, मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और क्या न्यूक्लियोफाइल देखो अगर ये क्या है निगेटिव चार्ज लवर है, ये जस्ट क्या पॉजिटिव चार्ज लवर। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर में होता है, और न्यूक्लियस में क्या है कुछ प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस लवर है और पॉजिटिव चार्ज लवर है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज लवर है तो निगेटिव स्पेसिस की तरफ अट्रैक्ट होगा, या निगेटिव स्पेसिस की तरफ और क्या होगा अट्रैक्ट होगा, या लॉन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या है सिंपल सी बात है, सिंपल सॉरी सॉरी एक सेकेंड, नहीं अट्रैक्ट वाला नहीं। ये देखो स्पेसिस जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा हमारा निगेटिव चार्ज होगा। ध्यान से देखो अगर वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा तो खुद कैसा होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। ओके, और देखो न्यूक्लियस लवर, ध्यान से समझना, न्यूक्लियस लवर, तो न्यूक्लियस लवर न्यूक्लियस क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और जब हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं या प्रोटॉन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो न्यूक्लियस पे हमारा लॉन पेयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा निगेटिवली चार्ज होगा और उसके पास लॉन पेयर होगा। और क्या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब लॉन अगर मान लो किसी के पास लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। न्यूक्लियोफाइल हैविंग लॉन पेयर कॉल्ड लुईस बेस। सिंपल याद है, जब वैकेंट ऑर्बिटल रहता था तो लुईस एसिड बोलेंगे, जब हमारा उसके पास लॉन पेयर रहेगा तो उसको हम लोग लुईस बेस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड भी बोल सकते हैं, निगेटिवली चार्ज कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और लॉन पेयर भी उसके पास होता है, या पॉजिटिव चार्ज लवर या न्यूक्लियस लवर भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल को बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से डिनोट करते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। ठीक है, देखो जितना भी नेगेटिव चार्ज H माइनस O माइनस OH माइनस OR माइनस CN माइनस X में क्या आएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला। ठीक है, ये सब सारे क्या होंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल। और देखो ध्यान से देखो वाटर है तो देखो H2O इसके पास लॉन पेयर है तो ये हो गया क्या न्यूक्लियोफाइल। देखो NH3 तो देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो जिसके पास भी हमको क्या दिखे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखे वो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। बस थ्योरी याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल उतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे आगे ऑर्गेनिक वो समझ में आ जाएगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है। हम भी ज़्यादा याद नहीं किए थे, बस हाँ बेसिक पता था कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होगा, लॉन पेयर उसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा और लुईस बेस होगा। इतना बेसिक हमको पता है, ठीक है। ये सब अभी याद नहीं करना है, ठीक है। फ्रैंकलिन रिएजेंट, गिरनार्ड रिएजेंट सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये बस लिखा हुआ है, बस देख लेना। हम लोग इसको जब आगे फर्दर पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज मतलब क्या? बॉन्ड टूटना, ठीक है। क्या बताए थे? पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो पुराने जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं मतलब टूट रहे हैं, वो दो तरह से टूटता है। पहला होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक मतलब क्या? होमो मतलब सिंपल, बराबर बराबर में टूट जाएगा। देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एमंग द बोथ एटम कॉल होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मतलब इक्वल, जैसे कि मान लो ए एक एटम है एक बी एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? बॉन्ड बनने में क्या होगा? शेयर होगा। तो क्या होगा जब होमोलाइटिक टूटेगा? तो बिल्कुल एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाएगा, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाएगा। मतलब बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखो, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने पास चला गया, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस आ गया। तो इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसमें क्या है, जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों एटम के पास, ठीक है। इससे क्या बनता है? देखो, ये ए और एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ये जो एटम है, मान लो ये एटम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्री रेडिकल। और ये इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है। फिर क्या? ये देखो, बॉन्ड क्लीवेज हुआ, फिर क्या होगा? इंटरमीडिएट बना, फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, ये बॉन्ड टूटा, दोनों अलग अलग हो गए, फिर क्या होगा? कोई और आएगा, उसके साथ बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है, मतलब बीच वाला है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं फ्री रेडिकल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फ्री रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। ओके, फ्री रेडिकल कब बनता है? जब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो। मतलब ये एटम ए और ये एटम बी, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल बराबर, मतलब क्या? जीरो होना चाहिए। मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर रहेगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटेगा। नहीं तो अगर मान लो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है तो क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता, और इसके पास क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होता, तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन, देखो, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो बराबर बराबर में बॉन्ड टूट गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला गया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। और क्या दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो है। मतलब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ठीक है। ये कब होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, या यूवी लाइट चाहिए, या हमें सनलाइट चाहिए, ठीक है। इस समय मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर या यूवी लाइट चाहिए या सनलाइट हमें चाहिए होगा, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? ओके, ठीक है। और ध्यान रखना, जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, मतलब जो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल बराबर। नॉन पोलर मतलब यही ना कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोलैरिटी नहीं आएगा, पोलैरिटी नहीं आएगा तो डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। और जो रिएजेंट आएगा वो भी नॉन पोलर होना चाहिए। क्या? नॉन पोलर सबस्ट्रेट, नॉन पोलर रिएजेंट। और ये रिएक्शन कब होगा? ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या? परजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। मतलब ये बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमें पर ऑक्साइड का यूज होता है। कहाँ यूज होता है हमें नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखो कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जो सबस्ट्रेट है वो नॉन पोलर रहेगा, जो रिएजेंट है वो भी नॉन पोलर रहेगा, और साथ में पर ऑक्साइड का नीड पड़ता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि रटने लग जाना, एक दो बार रीड करोगे तो खुद ध्यान में आएगा। जब हम लोग आगे रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो देखना, हाई टेम्परेचर रहेगा और नॉन पोलर सबस्ट्रेट रहेगा और पर ऑक्साइड रहेगा, तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा
वो बनेगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या लिखा है देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दोनों के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कोई दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, किसी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों इलेक्ट्रॉन ए रख लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम ए है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो इस पे इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब देखो अगर ए इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या हो गया, ए दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का जो है वो बी से ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके, इसमें क्या बनता है, जब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है, सॉरी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बोलो या क्लीवेज बोलो या ब्रेकडाउन बोलो, ठीक है, तीनों एक चीज है। तो उस समय देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव वाला है उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो नेगेटिव वाला है उसको बोलेंगे कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। ठीक है, पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, नेगेटिव वाला कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये कब होता है, आप लो टेम्परेचर में भी ये क्लीवेज करा सकते हैं। पोलर सबस्ट्रेट, पोलर रिएजेंट, वहां पे क्या था, हाई टेम्परेचर नॉन पोलर सबस्ट्रेट, नॉन पोलर रिएजेंट, यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर पोलर सबस्ट्रेट एंड पोलर रिएजेंट। ठीक है, तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कंप्लीट हो गया। चलो ये बेसिक सा एक रिएक्शन होता है, देखो ये जो है ना, ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो देखो CH3OH माइनस, इसमें OH माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, OH माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब फुल नेगेटिव नहीं, डेल्टा नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो थोड़ा सा चार्ज आया, तो इस पर थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, इस पे क्या आएगा, थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट। अब ये जो है ना KCl, क्या हो गया, KCl हमारा रिएजेंट है, बताए थे नॉन ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ध्यान से देखना, K पे क्या आता है, प्लस चार्ज, Cl पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, तो प्लस वाला किसको देगा, प्लस वाला OH माइनस पे टकराएगा। अगर मान लो ये बॉन्ड टूट गया तो ये जो K प्लस है OH माइनस के साथ चला जाएगा, तो क्या बनाएगा, KOH। ये देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जाएगा, Cl माइनस के साथ, तो CH3Cl। देखो ये हो गया, तो क्या हो गया, अब देखो क्या समझ में आया, सबस्ट्रेट टूटा, कैसे टूटा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव में, यहां से जो रिएजेंट आ रहा, निगेटिव वाले पॉजिटिव के पास जाएंगे, पॉजिटिव वाले निगेटिव के साथ अटैक, क्या होगा, रिएजेंट अटैक करता है, अटैक करने के बाद नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये देखो दो नया कंपाउंड हमें फॉर्म होके दिख, ठीक है। चलो देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या बनता है वो देखेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब देखो सबस्ट्रेट है, क्या हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट, इस पे रिएजेंट अटैक करेगा, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बीच में बनेगा। अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना वो अनस्टेबल स्पेसिस है, वो ज्यादा देर तक दिखता नहीं है, वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, रिएजेंट उस पर अटैक किया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या है, एक अनस्टेबल स्पेसिस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड गेट फिनिश बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्या हुआ, बॉन्ड जैसे ही टूटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, वहां से क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएजेंट अटैक करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बन गया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज हो रहा था तो क्या क्या आ रहा था, एक कार्बोकैटायन बन रहा था, एक कार्बो एनायन बन रहा था। अगर होमोलाइटिक
बॉन्ड क्लीवेज जब हो रहा था तो क्या क्या बन रहा था, सिर्फ फ्री रेडिकल। होमोलिटिक मतलब क्या, बराबर बराबर टूटेगा तो एक एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल हमारा बन रहा। ठीक है, ओके। और नेम, और भी रिएक्शन हम लोग जब देखेंगे फर्दर, अभी तो यही तीन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, ये तीन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब रिएक्शन में एनसीईआरटी में आएगा तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग बेसिकली कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, यही तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या देखेंगे। फ्री रेडिकल देखेंगे, कार्बोकेटायन देखेंगे, कार्ब एनायन देखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक अभी करते हैं। ठीक है, देखो देखो क्या हुआ, होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या ब्रेकडाउन से क्या बनता है, कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन बनता है। ठीक है, अनस्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं हो, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला किसका है, पहला है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। देखो मान लो दो कार्बन है, ठीक है, ये रहा दो कार्बन, कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, चार बॉन्ड बना दिए, ये देखो चार बॉन्ड बना दिए। अब देखो अगर यहां से टूट गया, यहां से टूटेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। देखो ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, किसी एक को लेते हैं। ठीक है, एक को मान लिए, ये देखो हमारा फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, दो बनता है, एक मानते हैं, एक फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो क्या लिखा है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। ठीक है, ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज, क्या कहीं पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, नहीं, क्या हो गया, ये जो हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब देखो कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, थ्री बॉन्ड पेयर, मतलब कितना है, तीन बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, लॉन पेयर कहीं दिख रहा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा लॉन पेयर नहीं कहलाएगा, क्या हो गया, जीरो लॉन पेयर। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या पढ़ते हैं, वन फ्री रेडिकल। वन फ्री रेडिकल मतलब क्या, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, तीन बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड पेयर हो गया, लॉन पेयर एक भी नहीं है, एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, ओके, टोटल हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच, छ, सात, है ना, एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होगा ना किसी और का, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसके पास टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मिनिमम एट इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सेवन इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट, और आठ से कम है तो डिफिशियंट हो जाएगा, क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है, और क्या, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो अनस्टेबल होगा। और देखो फ्री रेडिकल को हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल को कभी कभी क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सब बता दें, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, अगर तीन बॉन्ड बना हुआ है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, सिंपल, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन रहता तो इसको भी काउंट करते तो कितना हो जाता, फोर हो जाता, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये देखो ये कैसा है, ट्रायंगल बन गया, और क्या है, एक ही प्लेन में है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या अलग रहेगा, मतलब इसके पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन के क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। बस देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। करना ही नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, सिंपल, खत्म करो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या हो गया, ये 9 पॉइंट कार्बन फ्री रेडिकल का क्या है, प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, याद भी रखना है और ध्यान भी रखना है कि बनता कैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, अब क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डिपेंड। अब जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसका स्टेबिलिटी किसके किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पहला है, दूसरा है रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, याद करना है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, याद करना है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये चार टॉपिक है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अलग से पढ़ेंगे, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट अलग से पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अलग से पढ़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये चारों प्रॉपर्टी क्या है, चारों प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब जो बॉन्ड टूट रहा, पहले जो बॉन्ड टूट के बन रहा था ना, अगर मान लो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब जो बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल बन रहा, अगर उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये याद रखना है। ठीक है, चल नेक्स्ट। देखो एक एग्जांपल के फॉर्म में समझना। ठीक है, देखो CH3 CH2 CH2 CH2H। ठीक है, अब मान लो ये जो हाइड्रोजन यहां से टूटेगा, इसको तोड़ने में हाई एनर्जी लग रहा, मतलब ये बॉन्ड जो है बहुत एनर्जी का है, मतलब हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो CH3 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 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड टूट रहा इसमें जो एनर्जी लग रहा वो बहुत कम है, मतलब लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो क्या होगा, सिंपल, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो फ्री रेडिकल ये है, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नहीं। ठीक है, तो कार्बन पे, तो देखो ये हो गया कार्बन फ्री रेडिकल, ये हो गया कार्बन फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी ज्यादा लग रहा, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल। एनर्जी ज्यादा लगना मतलब लेस स्टेबल फ्री रेडिकल। ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। एनर्जी जिसका ज्यादा उसका रेडिकल का स्टेबिलिटी कम, जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी रेडिकल का ज्यादा, बेसिक। ठीक है, ओके। अगला क्या है, कार्बोकैटायन का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोकैटायन मतलब क्या, देखो ये कार्बन है, ये जो हमारा एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो क्या करेगा ये, अब जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, देखो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तो क्या बन गया, ये रहा कार्बन, तीन बॉन्ड तो वो पहले से बना के है, और जो बॉन्ड एक था उसमें से वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहलाया हमारा कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम रहेगा और उससे जो एलिमेंट जुड़ा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लेके चला। ठीक है, देखो ओके। अब ये हो गया कब होता है, जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो, मतलब सिंपल क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, काम खत्म। ठीक है, ओके। देखो कितना बॉन्ड बना हुआ है, टोटल हमारा तीन बॉन्ड है, तो तीन इलेक्ट्रॉन कितना, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, छह इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब थ्री बॉन्ड पेयर, कितना हो गया, थ्री बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या लॉन पेयर कहीं दिख रहा है, नहीं, जीरो लॉन पेयर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, एक दो तीन, तीन बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया सिक्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना है इसके पास, छह इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहलाएगा। और कार्बोकैटायन क्या है, इंटरमीडिएट है, इस वजह से अनस्टेबल है, इसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन को ही इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो रहा, पहला चीज पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा है। ठीक है, और क्या, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो प्रॉपर्टी है वो सारा पूरा कर रहा कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन ही रियल में इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता था, पॉजिटिवली चार्ज होता था, और क्या,
पॉजिटिवली चार्ज होता था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो कार्बोकेटायन है इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड हो गया तो कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। सेम ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगा, जो रेडिकल का बन रहा था वही शेप इसका भी बनेगा। तो ये हो गया। ओके, अब देखो दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है। तो पेयर में रहने पे क्या कहलाता है, डाया मैग्नेटिक, सिंपल। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या कहलाएगा, डाया मैग्नेटिक। तो सारा प्रॉपर्टी हो गया कार्बोकेटायन का, सारा प्रॉपर्टी हम करा दें। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा कार्बोकेटायन है उसका स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इन सारे प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारे प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। ठीक है, ये हो गया। ओके, आगे देखो क्या लिखा है, कार्बोकेटायन is the only reaction intermediate which rearrangement possible। इसके बारे में बात करेंगे, होता क्या है। देखो कार्बोकेटायन जो है ना अनस्टेबल रहता है, तो अनस्टेबल हो रहा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मान लेंगे वो अनस्टेबल है, क्या करता है वो अपने आप को रीअरेंज करके स्टेबिलिटी फॉर्म कर लेता है। तो यही बोला जाता है कि कार्बोकेटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंज कर जाता है। मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल किस में है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटायन में। ठीक है, चल नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बो एनायन। कैसे बनेगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से बनेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड से ज्यादा है। तो क्या होगा, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो कार्बन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। देखो कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और तीन बॉन्ड पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया कार्बो एनायन। ठीक है, देखो कार्बो एनायन बन गया। अब ध्यान से देखो एक, देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर है, देखो तीन बॉन्ड पेयर है। देखो दो इलेक्ट्रॉन और भी है, एक लॉन पेयर हो गया। तो क्या हो गया, कार्बो एनायन के पास तीन बॉन्ड पेयर होता है, एक लॉन पेयर हो गया। ठीक है, निगेटिव चार्ज दिख रहा तो निगेटिवली चार्ज स्पेसिस हो गया। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन पांच छ सात आठ। इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा है, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है और दो लॉन पेयर है। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा, दो लॉन पेयर होने के बाद, तो ये जो लॉन पेयर है ना वो रिच है, मतलब इसके पास ज्यादा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो क्या बताए थे, न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर्टी है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है ये। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर्टी है क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कार्बो एनायन जो है कैसा बिहेव करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करता है। ठीक है, कार्बो एनायन कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करेगा। देखो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड एक लॉन पेयर, टोटल कितना हो गया, चार। तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, और ये बनता कैसे है, इसे देखो कार्बन इस टाइप से बनेगा और एक लॉन पेयर यहाँ पे लगा रहेगा। ये कुछ पिरामिड तरह दिख रहा है, जिसको बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये कैसा हो गया, कार्बो एनायन होता है हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर। कार्बो एनायन कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, आगे देखो दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अनपेयर में 7 था तो एक ज्यादा था, मतलब इवेन में था। देखो 6 भी हमारा क्या है, हमारा इवेन है, ऑड होता है 7। ठीक है, तो 6 इवेन है और 8 भी इवेन है, तो क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब डाया मैग्नेटिक स्पेसिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट याद रखो कि कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन क्या है, कार्बन कार्बन जो है कार्बोकेटायन बनाए और कार्बो एनायन बनाए, दोनों डाया मैग्नेटिक स्पेसिस, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्री रेडिकल जो है
वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, इस वजह से वो पारा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे हम लोग पकड़ेंगे, मतलब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इन चारों प्रॉपर्टी से हम लोग स्टेबिलिटी कार्बो एनायन का चेक करेंगे सबका। ठीक है, यही यही चारों प्रॉपर्टी आता है, चाहे कार्बो एनायन हो, कार्बोकेटायन हो, या फ्री रेडिकल हो, इन चार प्रॉपर्टी से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कार्बो एनायन, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्बो एनायन पढ़ लिए, कार्बोकेटायन पढ़ लिए, फ्री रेडिकल पढ़ लिए। चलो एक और टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिख रहा था? sp2 में दिख रहा था, है ना, सॉरी sp3, देखो है ना, एक बॉन्ड, देखो ये कार्बन, 1 2 3, और एक हमारा लॉन पेयर रहता था, तो 1 2 3 4, 4 मीन्स sp3। तो ये क्या हो गया, कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। लेकिन एक सिचुएशन आता है जब कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। कब? व्हेन कार्बो एनायन इज इन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है वो भी नहीं पता है, तो जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे रेजोनेंस होता क्या है। बस अभी इतना ही याद रखो कि कार्बो एनायन का ओरिजिनली तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बट अगर कार्बो एनायन कभी रेजोनेंस में दिख जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। अब रेजोनेंस कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना, यहाँ अभी यहाँ इतना ही याद रखो कि रेजोनेंस में हमें कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, चलो ओके। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये चारों इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इन चारों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट है, और लास्ट वाला जो है ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, याद करना है, बिल्कुल नॉलेज वाली चीज है। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है, जब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन कब हो, जब मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो शिफ्टिंग और मूविंग एक ही जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे बात करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, शिफ्टिंग मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है टोटली मूव नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चला गया है। ये है मूविंग और शिफ्टिंग में अंतर। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़े, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहला क्या है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देखो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, और एक एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, मतलब ज्यादा है। तो क्या होगा, इस इन दोनों के बीच में एक होगा बॉन्ड, बॉन्ड बने हैं मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए। देखो अगर मान लो CH2 और ये हमारा एलिमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना हाई है कि इलेक्ट्रॉन गया शिफ्ट कर, क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। वो कहाँ पे होना, यहाँ चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसी को बोल रहे हैं शिफ्टिंग। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, टोटल मूव नहीं किया, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया। अब क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, फिर ये वाला कार्बन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, फिर ये कार्बन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगाने पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है अपने तरफ। ठीक है, ओके। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी के पास आ रहा तो उसके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो टोटल तो इलेक्ट्रॉन नहीं आया ना, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो हम लोग पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी पूरा निगेटिव नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा निगेटिव। तो देखो ये शिफ्ट हुआ है तो इसके पास क्या होगा, डेल्टा निगेटिव। ठीक है, ये देखो कहां से शिफ्ट हुआ है, CH2 से, तो इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। फिर देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, तो ये इसके पास क्या होगा, दो पॉजिटिव। फिर देखो
ये वाला कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके पास 3 पॉजिटिव। फिर ये वाला कार्बन किसका लिया है, इसका लिया है, इसके पास 4 पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे तो उसका पावर प्लस में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग समझ गए, इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए, क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, देखो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। मतलब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा, उसी इफेक्ट को आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, इट वर्क ओनली सिग्मा बॉन्ड, देखो CH2 और ये एक एलिमेंट लगा हुआ है तो ये सिग्मा बॉन्ड में ही वर्क करेगा। अगर मान लो 2 बॉन्ड है, मान लो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में वर्क नहीं करेगा। तो यही लिखा हुआ है क्या, इट वर्क्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, डू नॉट वर्क इन पाई बॉन्ड में वर्क नहीं करेगा। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब देखो CH3 CH2 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 और एक एलिमेंट लगा दिए, एक एटम लगा दिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा, फिर ये भी कराएगा, फिर ये भी कराएगा, फिर ये भी कराएगा। ये मैक्सिमम 3 और 4 कार्बन तक ही दिखता है, उसके बाद इधर हमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। तो यही लिखा हुआ है क्या, इट इज ओनली इफेक्टिव अप टू 3 और 4 कार्बन। मतलब 3 और 3 क्या है, मैक्सिमम 3 तक जाता है। ठीक है, कभी कभी अगर मान लो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो 4 कार्बन तक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब क्या, ये कार्बन भी शिफ्टिंग दिखाएगा नहीं, 3 कार्बन तक ही या मैक्सिमम 4 कार्बन तक ही हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मतलब 3 कार्बन तक का डिस्टेंस रहेगा तभी तक दिखेगा, उसके आगे इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल क्या होता है, नहीं दिखता है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब क्या, जैसे कि देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके पास इन दोनों में यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। जैसे ही दूर जाते जाएंगे ना, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर है वो कम होता चला जाएगा। तो क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाएगा। इसीलिए लिखा है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, देखो अब समझो, मान लो CH3 CH2 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 और एक क्या है, एटम लगा हुआ। अब हम लोग क्या देखे थे, ये जो एटम था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब मान लो ये जो एटम है वो कार्बन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम हो तो क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, अगर मान लो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये कार्बन इसको भी अट्रैक्ट करेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव 2 हो जाएगा, क्या कर लिया, अपने तरफ ले गया। फिर क्या है, इस पे 3 डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या है, ये भी अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह से 3 कार्बन या मैक्सिमम 4 कार्बन तक जाएगा। ठीक है, तो क्या समझे, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम है, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। तो कार्बन के पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास निगेटिव। फिर क्या करेगा, दूसरे कार्बन इस कार्बन से ले लेगा तो इसके पास 2 डेल्टा नेगेटिव। फिर तीसरा कार्बन ले लेगा तो इसके पास 3 डेल्टा नेगेटिव। चौथा कार्बन ले लेगा तो 4 डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ये समझ गया। अब देखो अगर कार्बन से जो जुड़ा हुआ एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, करेगा ना, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा। देखो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा, ध्यान से देखना। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लिया, मतलब इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या हो गया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं तो इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। मतलब कार्बन पे निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा, तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। अगर मान लो ये कार्बन है और ये हमारा एटम है, ये एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या करेगा,
कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या हो रहा, कार्बन कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता जा रहा है ना, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन के जा रहा, तो इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे याद किए थे, अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा तो प्लस आई इफेक्ट, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा माइनस आई इफेक्ट। बस इतना याद रखो, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दोनों याद हो जाए। ठीक है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर मान लो ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ठीक है, हम लोग देखते हैं ये कार्बन है, ये एक एलिमेंट है, तो कार्बन और एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक मिनट, देखो क्या बोला गया है, इफ जेड, ये जेड है, जेड हमारा एलिमेंट है, ठीक है, जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उसी के साइड शिफ्ट होगा, तो हमारा जेड जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जेड की तरफ होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कार्बन से नहीं जेड के तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा, क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ शिफ्ट करा लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा, ऑक्सीजन के तरफ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा, कैसा इफेक्ट शो कर रहा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो OH है, ये हमारा OH, ये कैसा बिहेवियर है, माइनस आई इफेक्ट, तो OH सो निगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, अगला है CN, देखो अगला स्ट्रक्चर है CH3, ऐसे देखो H इधर लगता है, ठीक है, H3C और CN, CN यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन से नहीं जुड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो CN है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, CN की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो कार्बन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा, मतलब निगेटिव आई इफेक्ट, तो यहाँ पे जो CN है वो कैसा बिहेव कर रहा, माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा, कैसा बिहेव कर रहा, माइनस आई इफेक्ट, सिंपल। ठीक है, देखो अगला देखो, अगर इसमें हम लोग चेक करें, इसमें अगर चेक करें तो जेड जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले जाएगा, देखो कार्बन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले गया, तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले गया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब ये पॉजिटिव आई शो करेगा, मतलब ये जो जेड है वो क्या शो करेगा, दिस ग्रुप शो पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सिंपल, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट जो कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। निगेटिव आई इफेक्ट मतलब जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा, मतलब शिफ्ट करा रहा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। ठीक है, ओके, अब देखो ऑर्डर, अब ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ये पूरा टोटल ऑर्डर ध्यान रखना, अगर मान लो ऑर्डर नहीं भी याद है ना तो ये पता होना चाहिए कौन निगेटिव शो कर रहा, कौन कौन पॉजिटिव शो कर रहा है, ये मिनिमम तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो हम ऑर्डर भी याद करा देते हैं, तीन तीन के फॉर्म में याद करो। देखो पहला, ये तीनों, ये तीनों हम लोग एक साथ याद करेंगे, एक सेकेंड, देखो तीन तीन के फॉर्म में याद रखो। पहला, पहला कौन कौन आ रहा है, पहला आ रहा है NF3+ NR3+ NH3+, मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, NF3+, फिर NR3+, फिर NH3+, फिर उसके बाद चलो NO2 SO3H C++N, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद कौन आता है, ये देखो एल्डिहाइड है, ये हमारा COOR है। ठीक है, ये चारों एक साथ याद रखो, एल्डिहाइड, COOR, एसिड, फिर COOR, फिर एमाइड, इन चारों का ये सीक्वेंस याद रखो। फिर उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर क्या है अल्कोहल और OR, मतलब OH और OR, OH और OR में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट कौन देगा, OR। फिर याद रखो ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर फिनाइल,
फिर डबल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड समझ रहे हो ना, मतलब कार्बन कार्बन के पास बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी माइनस आई इफेक्ट देगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो भी माइनस आई इफेक्ट देगा। तो दोनों में से कौन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये है ऑर्डर याद करना, निगेटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट कैसे याद रखेंगे? देखो पॉजिटिव में ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखो पहला पहला है NH माइनस, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ऑक्सीजन माइनस, पॉजिटिव आई इफेक्ट, COO माइनस, पॉजिटिव आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो ये जो है हमारा ये कार्बन अटैच होगा, ठीक है, ये कार्बन हमारा अटैच होगा। देखो 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, फिर देखो 2 डिग्री कार्बन, एंड देन 1 डिग्री कार्बन, फिर क्या है, ट्रिटियम के साथ कार्बन, ड्यूटेरियम के साथ कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन। तो ये है पॉजिटिव आई इफेक्ट। देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट। देखो एक कार्बन है तो ठीक है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब जितना ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट। और देखो ब्रांच, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है और ब्रांचिंग अलग अलग है तो जितना ज्यादा ब्रांच उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 ब्रांच है तो ये सबसे ज्यादा है। देखो 1 2 ब्रांच है, यहाँ पे देखो 1 ब्रांच है, यहाँ पे कार्बन भी कम हो रहा, ब्रांचिंग भी ज्यादा। तो जितना ज्यादा ब्रांच उतना ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट। सिंपल इस तरह से याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको लिखा देते हैं, देखो हम लोग लिख लेते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है NH माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, फिर आता है हमारा C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर आता है हमारा CH3 एंड CH3, फिर आता है CH3, फिर आता है CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया एक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है CH2 और CH3, इन सबको एक साथ लिखो, फिर क्या होगा, फिर होगा C ट्रिटियम, ठीक है, ऐसे होता है ना CH3, ठीक है। अब मान लो अगर हमें कंपेयर करना हो CH3, CD3 और CT3, इन तीनों में से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो ट्रिटियम वाले का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई और प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और ये इनसे कम होगा। इस तरह से क्या है, प्लस आई इफेक्ट याद रखो। देखो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ेगा, ये देखो ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट का ट्रेंड, जिसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लिख के याद करो, जैसे याद करो, याद करना ही पड़ेगा, हमको भी याद था, ठीक है। बेसिकली हम लोग को ये याद था, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन। याद रखना 3 डिग्री कार्बन का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू द 1 डिग्री। तो ये क्या है हमारा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का क्या है ट्रेंड, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम लोग चेक करेंगे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी।